जो आपको जो बताना चाहता हूँ आर्टिकल 6 के बारे में, जो कि हमारे प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन जो डीसीबीए का कॉन्स्टिट्यूशन था, वो हमें एक अधिकार देती है डीसीबीए में अपने को रिप्रेजेंट करने का जी। और चूंकि एक संस्था है तो ऑब्वियसली लोकतांत्रिक तरीके से उसके चुनाव भी होते हैं जी। बिल्कुल। तो दो अधिकार मुझे मिल जाते हैं, एक अधिकार मुझे कंटेस्ट करने का और एक अधिकार मुझे अपना वोट कास्ट करने का। बिल्कुल। फ्री की एडवाइस देना चाहूँगा सर कि फिर इस डीसीबीए का नाम बदल के आप दिल्ली एफकार्ट्स एसोसिएशन कर लीजिए, ताकि इसका नाम डीएफसीए हो जाए, ताकि एटलीस्ट हमें रहे कि हम कि सिर्फ एफकार्ट ही वोट करेगा और एफकार्ट से ही मतलब, फिर हम एफकार्ट से मतलब रखेंगे, फिर हम हमारे को इस एसोसिएशन से संबंध खत्म कर लेंगे, फिर हम उसमें कंसीडर नहीं करेंगे कि एसोसिएशन हमारे लिए है। जी जी, दैट्स इट। कि सीधा सीधा आप एक तरह से आरोप साबित कर रहे हैं कि प्रॉक्सी वोट जो है वो मैनेजेबल का मतलब क्या हुआ? आप क्लियर कीजिए। ठीक है धीरज जी, अगर आप इसको मैनेज को खुल के सुनना चाहते हैं मैं बताता हूँ, उसे खरीदा या बेचा जा सकता है। ओके। दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। जैसा कि आप जानते हैं हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे वीडियो बनाते रहते हैं और कस्टम ब्रोकर से रिलेटेड भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलता है। तो आज हमारे साथ हैं दीपक चौधरी जी, जो कि बहुत ही पुराने कस्टम ब्रोकर हैं और इनका लाइसेंस 2006 का है। और हम आज सर से जानेंगे, जैसा कि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं हमारे डीसीबीए इलेक्शन 2022 से रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड है। तो दीपक जी, क्या मुद्दा है और क्या हमारा अभी क्या पर्पस है इस मीटिंग का, आप जरा बताइए लोगों को कि क्या दिक्कत है जिसके लिए हम लोग अभी ये काम कर रहे हैं। जी धीरज जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। जी नमस्कार। और आप हमेशा हमारे ट्रेड से रिलेटेड उठाते रहते हैं। जी जी जी। तो हम आपके अति आभारी थे भी और अति आभारी हैं भी जी। और दूसरा, मैं अपने ट्रेड के सभी छोटे और बड़े भाइयों को भी नमस्कार बोलूँगा जी। और जैसा कि आपने बताया, मेरा CHA लॉजिस्टिक्स के नाम से है जी जी। और 2006 में मुझे इशू हुआ था जी। अब जहाँ तक आप जानते हैं इलेक्शन का टाइम चल रहा है और इलेक्शन में मुद्दे उठना और चीज़ों को जी बताना और चीज़ों को उजागर करना एज ए CHA हमारा फर्ज होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये चीज़। अगर ये चीज़ें उठ के सामने आएंगी तभी जो है कि ये ठीक ढंग से चल पाएगा काम। तो सर, मैं आपके नॉलेज में और अपने ट्रेड के दोस्तों की नॉलेज में 2-3 मुद्दे लाना चाहूँगा जी। मगर जो प्राइमरी मुद्दा है जी, वो इस बार इस इलेक्शन से रिलेटेड है। जी जी जी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम जो कस्टम्स ब्रोकर हैं उसको वो लाइसेंस जो इशू होता है कस्टम एक्ट 1962 के, ये देखिए कस्टम एक्ट 1962 और ये जो है सेक्शन 146, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइसेंस फॉर कस्टम ब्रोकर्स। ठीक है, आगे बताइए। तो सर, हमें जो लाइसेंस मिलता है इस सेक्शन के तहत मिलता है। जी जी जी। और कस्टम ब्रोकर के लाइसेंस मिलने के वक्त उसके रेगुलेशंस भी होते हैं। जी जी जी। जैसे कि मैंने आपको बताया 1962 कस्टम एक्ट है और 1972 से हमारी एसोसिएशन चल रही है जो कस्टम ब्रोकर्स एसोसिएशन। यस सर। जी जी। तो अकॉर्डिंगली दोनों चीजें चलते हुए 1962 में एक्ट बना जी, 1972 में एसोसिएशन बनी जी। और एक्ट के साथ साथ इसमें बार बार अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। जी जी जी। बहुत सारी अमेंडमेंट होती हैं 1984, 2004, 2013 एंड 2018 जी। जैसे CBLR में चेंज होते गए, पहले 2004, 2013, अब 2018, अब 2018 के बाद भी अमेंडमेंट हुए हैं CBLR में जी। आगे इसी तरह से सर, जब हमारी DCBA दिल्ली कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन जी, उसका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बना जी। उस कॉन्स्टिट्यूशन, हर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं क्योंकि एज ए CHA या एज ए उस एसोसिएशन के मेंबर सबको मानना पड़ता है और उसको फॉलो करना पड़ता है जी। तो सर, अभी मेरा जो आज का मुद्दा है आपसे मैं डिस्कस करने आया हूँ या आपके संज्ञान में लाना चाहे हूँ, आर्टिकल 6 जी, आर्टिकल 6 ऑफ कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन। जो आपको जो बताना चाहता हूँ आर्टिकल 6 के बारे में, जो कि हमारे प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन जो DCBA का कॉन्स्टिट्यूशन था, वो हमें एक अधिकार देती है DCBA में अपने को रिप्रेजेंट करने का जी। और चूंकि एक संस्था है जो ऑब्वियसली लोकतांत्रिक तरीके से उसके चुनाव भी होते हैं जी। बिल्कुल। तो दो अधिकार मुझे मिल जाते हैं, एक अधिकार मुझे कंटेस्ट करने का और एक अधिकार मुझे अपना वोट कास्ट करने का। बिल्कुल, वेरी गुड। अब ये सेक्शन 6 थी जो प्राइमरीली कहती थी, वो कहती थी कि एक कंपनी से एक व्यक्ति वोट कर सकता है और रिप्रेजेंट कर सकता है जी। अगर आप इसको गौर से जाएंगे, मैं आज की कॉपी भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप इसमें जाएंगे, सेकंड, ये सेक्शन 6 सेक्शन 6 है। हाँ जी, ठीक है। हाँ, ये सेक्शन 6 जो है मुझे अधिकार देती है तीनों चीजों का जी, एज ए कस्टम ब्रोकर जी। ठीक है। अभी सर,
दिक्कत क्या हुई? हाँ। दिक्कत ये हुई 1972 में इस एसोसिएशन का गठन हुआ। जी जी। एसोसिएशन चलती रही जी। कस्टम रेगुलेशंस भी चेंज होते रहे। जी बिल्कुल। और इसमें भी कुछ चेंज होते रहे। बिल्कुल। अब मुद्दे की बात सर ये है कि 29/30 एजीएम में, अच्छा 29 एजीएम 29/30 एजीएम में सर जी जी हमारी एसोसिएशन ने, ये है जी 29 ये 29 एजीएम जी जी। इसमें इन्होंने क्या किया सर, वो जो सेक्शन 6 थी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जी, उसको अमेंड करके ए बी सी कर दिया, सी में कन्वर्ट कर दिया। जी जी। अब सर ये कन्वर्ट कर दिया, अनडाउटली अगर ये कन्वर्ट हुआ है तो फ्लोर की परमिशन लेके या फ्लोर से ही लेके किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मगर समस्या क्या आती है कि सर जब हम एजीएम में जाते हैं मात्र 3 से 4 घंटे का टाइम होता है। ठीक है। और उस समय जो संख्या होती है रिप्रेजेंटेटिव्स की काफी कम होती है। काफी कम होती तो है। चूंकि जो लोग एसोसिएशन में बैठे हैं और जो मेंबर हैं और जो काफी टाइम से एसोसिएशन को चला रहे हैं, हाँ। उनको तो सारी कार्य प्रणाली का पता होता है, मगर जो लोग वहाँ पे वोट करने के लिए आते हैं या रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं उनको इसके बारे में इतना टेक्निकल नहीं होता। जी जी। तो सर कुल मिला के इस आर्टिकल को पास कर दिया गया। इस आर्टिकल को पास कर दिया गया, जो पहले 6 था उसको चेंज करके 6ABC कर दिया गया जी। अब अगर मैं इस आर्टिकल की बात करता हूँ इन कनेक्शन टू 1962.46 की, हाँ। तो वो भी ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति यदि वो प्रोप्राइटरशिप है तो वो व्यक्ति और वो कंपनी एक हो सकती है। एक हो सकती है, ठीक मगर है। जब आप एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, हाँ। तो पार्टनरशिप फर्म में 2 या 2 से अधिक लोग हो सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP बनाते हैं तो उसमें 2 या 2 से अधिक, आप 5-10 कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट हो। तो जब आपको लाइसेंस मिलता है प्रोप्राइटरशिप में, वो एक क्राइटेरिया है। बिल्कुल। दूसरा क्राइटेरिया आपकी फर्म, आपकी कंपनी के ऊपर, और तीसरा क्राइटेरिया वो बाय डिफॉल्ट एज पर लॉ देता है कि यदि आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं है मगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपका एक एम्प्लॉय क्वालिफाइड रूल 9 पास होना चाहिए। नाउ इसमें भी अमेंडमेंट आ गया सर, ये रूल 9 था, फिर उसके बाद 8 हुआ, रूल 6 हो गया। जी जी जी। तो ये इन्होंने इसको जब इसको पास किया तो उसको बाईपास किया इन्होंने। जी जी जी। उसके बाद सर ये इन फोर्स आ गया जी। जब ये आया सर तो उसमें लोगों को ज्ञान नहीं था और लोगों को इसके बारे में पता नहीं था कि इसका इफेक्ट हमारी जिंदगी पे, हमारी एसोसिएशन में क्या पड़ने वाला है। जी बिल्कुल सर। ये टाइम गुजर गया और उसके बाद 2018 में 35th एजीएम आई। 35th एजीएम में सर इन्होंने क्या किया, जो 6A था 6B था उसके 6C में भी कुछ अमेंडमेंट्स कर दी। ओके। मगर वो अप्रूव नहीं हुई क्योंकि उस पर मैंने पर्सनली उस पर ऑब्जेक्ट किया कि सर ये मेरी फंडामेंटल राइट का हनन है जी। आपने पहले मेरे राइट का हनन किया क्योंकि मैं एफ कार्ड नहीं हूँ मगर मैं कंपनी में पार्टनर हूँ और मेरी कंपनी का लाइसेंस 2006 से चल रहा है और यदि कस्टम्स मुझे राइट देता है अपनी कंपनी को चलाने का तो DCA किसी एक पर्टिकुलर चीज पे जाके मुझे कैसे मेरे फंडामेंटल राइट को रोक सकती है। बिल्कुल। इसका मैंने सेम इन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करते हुए उस एजीएम में ऑब्जेक्ट किया। चूंकि वो जो एजीएम थी उसमें इलेक्शन होने थे, मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से, चेयर की तरफ से एश्योरेंस दिया गया कि आपका ऑब्जेक्शन रेस जो आपने किया है उसको मिनट्स में ले लिया गया है और जो नेक्स्ट कमेटी आएगी वो कमेटी आके इस पे एक अपनी इंटरनल कमेटी बना के कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर लेगी और यदि आपके किसी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो उसको हम ठीक करेंगे। अब सर सरप्राइजिंग कहाँ है? अब सर सरप्राइजिंग चीज कहाँ पे आती है सर? सरप्राइजिंग चीज ये आती है कि सर जब ये मुद्दा डेफर्ड हुआ 6C के लिए तो मैंने अपना ऑब्जेक्शन A और B के लिए भी उठाया था। उन्होंने उसको मिनट तो किया मगर उसके बाद 36 एजीएम में उसको कंसीडर नहीं किया, 37 में भी उसे कंसीडर नहीं किया। चूंकि आप जानते हैं इलेक्शंस डिक्लेयर होने के लिए एक टाइम पीरियड होता है। लास्ट मंथ में नोटिफिकेशन ये सर्कुलर आया एसोसिएशन से कि इलेक्शन होने हैं जी। आज की डेट तक सर मैं 3 बार मेल भेज चुका हूँ अपने सेक्रेटरीट को, अभी जो प्रेजेंट सेक्रेटरीट कि मेरा ये पॉइंट है, आपने सबसे पहले तो आपने इस पे क्या कार्य किया और यदि कार्य नहीं किया तो आपने ना इसको पिछली बार लिया ना इस बार लिया, क्या कारण है? और यदि आपसे गलती हो गई है तो आप इस बार इसको जरूर लीजिए। मगर धीरज जी मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, मैं मेल भेज रहा हूँ, मैं उसको रिमाइंडर भेज रहा हूँ, ये प्रेजेंट एसोसिएशन उस पर अपना कोई रिप्लाई नहीं दे रही है। तो ये मेन क्या है? देखिए जो हम लोग अभी इतना बात किए हैं उसको सरल और आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो पहले हमारा जो पहले अगर हम इसकी बात करें जो 6 नंबर का रूल था उसमें अगर हम वोट राइट्स की बात करें तो उसमें कंपनी का कोई भी प्रोप्राइटर
पार्टनर या डायरेक्टर वोट कर सकता था। यही है, बिल्कुल ठीक। अब इसको अब ये कर दिया गया कि सिर्फ F कार्ड वोट करेगा। एग्जैक्टली सर, मैं सही हूँ? बिल्कुल, आप मेरी बात को पूरी तरह सही समझ गए हैं जी। तो अब बताइए कि हाँ, इसको आसान शब्द में बताइए ताकि हमारे कस्टम ब्रोकर्स जो हैं वो इस चीज को समझ पाए कि हाँ वो कहाँ से उनको रिलेट करता है। सर देखिए, इसमें मैं सिर्फ 2 चीजें कहना चाहूंगा, मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मुझे इसको एलोबरेट करने के थोड़ा टाइम चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपके लिए, आपके देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फंडामेंटल राइट की। जी। जब हम एक एसोसिएशन के या किसी भी एसोसिएशन के मेंबर बनते हैं, तो उस मेंबरशिप में हमारा एक नाम होता है। बिल्कुल। वो नाम दीपक कुमार चौधरी के नाम से भी हो सकता है, दीपक कुमार चौधरी की कंपनी भी हो सकती है, या दीपक कुमार चौधरी किसी कंपनी में डायरेक्टर है वो भी हो सकती है। जब वो उसके मेंबर बनते हैं तो हर एसोसिएशन की एक फीस होती है। बिल्कुल। ये सर हमसे फीस देते हैं कंपनी के नाम से। ठीक है जी। ये हमें बिल देते हैं कंपनी के नाम पे। हाँ, ठीक है। चूंकि वो कंपनी है तो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल हो जाता है, या उसकी जीएसटी का कंप्लायंस भी हमारी कंपनी के नाम पे करते हैं, और उसके बाद वो पेमेंट भी हम कंपनी ही करते हैं। हाँ, ठीक है जी। बेसिकली ये एसोसिएशन का नाम है दिल्ली कस्टम्स ब्रोकर एसोसिएशन। जी, बिल्कुल। एंड एज पर माय नॉलेज इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड एज ए दिल्ली एफ कार्ड एसोसिएशन। तो देखिए, आप समझिए कि कहीं पे भी आप एक कंपनी है, एक कंपनी की रिप्रेजेंटेशन को रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं। और सरल शब्दों में आपको कहना चाहूँ तो मेरा मानना ये है कि जो सेक्शन 146 के अंदर लाइसेंस मिलता है वो भी इंडिविजुअल एफ कार्ड को नहीं, एफ कार्ड सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है। एक एफ कार्ड एक क्वालिफिकेशन है, जो कि अगर हम कस्टम एक्ट और सेक्शन 146 की बात करते हैं तो ये एक क्वालिफिकेशन है। लेकिन लाइसेंस जो इशू होता है किसी कंपनी के नाम पे इशू होगा। यदि अगर पर्सनल नाम पे भी हो रहा है तो वो भी एज ए कंपनी कंसीडर किया जाता है। बिल्कुल ठीक सर जी। तो अब हमारी जो डिमांड है, हमारी डिमांड ये है कि सर आपने ये जो अमेंडमेंट्स की हैं, जो आपने 29 38 एजीएम में की और जो अपनी प्रपोज 35th एजीएम में थी, हम उसको नहीं मानते, और हमारे हिसाब से वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ऑब्जेक्ट, हमारे फंडामेंटल राइट को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट यही थी आपके थ्रू अपनी एसोसिएशन से कि इसके ऊपर रिकंसिडरेशन लिया जाए। तो दे तो रहे हैं, डीसीबी आपको प्रॉक्सी वोट का ऑप्शन दे तो रही है कि हाँ, अगर आपका ये एफ कार्ड अगर कहता है तो वो मैंने देखा है, मैं भी ग्रुप में हूँ, मैं रेगुलरली इस पे फॉलो अप कर रहा हूँ, तो मैंने देखा उसमें प्रॉक्सी लेटर है प्लस उनका अगर आप अथॉरिटी लेके आ रहे हैं तो हो तो रहा है। तो इसमें आपको क्या दिक्कत ऑब्जेक्शन है? जी, आपने बहुत अच्छी बात की तरफ मेरा ध्यान दिला दिया। जी। मैं इसको अभी अपने दिमाग में ला नहीं पाया था। जी। बेसिकली सर ये जो 6A, B और C मैंने बताया है, इसी ने ही प्रॉक्सी वोट की उत्पत्ति की है। ओके। अब समझिए, तो प्रॉक्सी वोट सही तो है सर, अगर आप नहीं है अगर कोई तो आपको परमिशन लेके आइए, वोट कीजिए। सर 2 चीजें कहना चाहूँगा। हाँ जी। वाई प्रॉक्सी वोट? एक कंपनी जिसने पैसे दिए हैं, जी ठीक है, जिसने मेंबरशिप ली है, जी ठीक है, एक दिन एक वोट के लिए क्या उस कंपनी में से कोई एक आदमी नहीं आ सकता? बिल्कुल आना चाहिए अगर वो एसोसिएशन। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, वोट परसेंटेज जो डीसीबीए का है वो बहुत ही कम है, वो बढ़ना चाहिए। तो मैं आप लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप किसी को वोट दीजिए, आप जिसको वोट देना चाहते हैं दीजिए, पर आप जिस तरह से अपना मतों का अधिकार आपके पास जैसे मतों का अधिकार है आपके पीएम चुनने के लिए, आपके सीएम चुनने के लिए, ठीक उसी तरह से यदि आप एक कस्टम ब्रोकर्स हैं तो आपके लिए उतना ही ये इलेक्शन भी मायने रखता है कि वही आदमी जिसको आप चुन रहे हैं वही आदमी आगे डिसाइड करने वाला है कि जो आपकी समस्या है उसको कितना सुगम तरीके से उसको सॉल्व किया जा सके। जी बताइए जी। जैसे कि मेरी जो डिमांड है, या मेरी ये पर्सनल डिमांड नहीं है, जैसे दिल्ली में कम से कम 50 लोग या 40 लोग हैं जो इस चीज से सफर हो रहे हैं। जी, जो हम प्रॉक्सी वोट की अभी कर रहे थे। तो सर प्रॉक्सी वोट का जो 3 चीजें बताना चाहूंगा सर। एक तो प्रॉक्सी वोट की उत्पत्ति होती है। हाँ, ठीक है। यदि ये कंडीशन हट जाती है तो जो कंपनी है, कंपनी अपने किसी भी एक आदमी को जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करता है, क्योंकि मान लीजिए कंपनी का एफ कार्ड होल्डर है और बॉम्बे बैठा है और उसको दिल्ली में वोट करना है, तो वो एक वोट देने के लिए दिल्ली नहीं आएगा। अगर ये ऑब्जेक्शन या रिस्ट्रिक्शन हटा दी ग्राउंड लेवल से आपकी, तो ग्राउंड लेवल से जो आदमी बैठा है दिल्ली में, वो उसके पास अगर वो डायरेक्टर है, पार्टनर है, जी कार्ड है या एफ कार्ड है, वो सर उस ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम को एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे लाके रख सकता है। जी बिल्कुल, दीपक भाई से मैं बिल्कुल यहाँ पे सहमत हूँ कि ग्राउंड लेवल पे जो लड़के काम कर रहे हैं, जो जी कार्ड है, एच कार्ड है या जो भी है, जो पार्टनर है, डायरेक्टर है, यदि ग्राउंड लेवल पे है कोई, तो उसको एग्जैक्ट में प्रॉब्लम फेस करना होता है। जैसा कि पिछले भी वीडियो में आप देखे होंगे, दीपक जी हमारे साथ थे, एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था जो डीसीएससी में, या इससे अभी भी कुछ दिन पहले इंपोर्ट में भी डीसीएससी में काफी प्रॉब्लम चल रहा था।
तो जो वहां पे ग्राउंड लेवल पे होते हैं, जो एफ कार्ड या जी कार्ड, उनको सहना पड़ता है, या तो जो उनके ऑनर है उनको सुनाते हैं, कहीं ना कहीं उनको कॉम्प्रोमाइज करना होता है। तो ये सच में ये फंडामेंटल राइट्स है कि जो वहां पे काम कर रहा है उनको भी ये राइट्स होना चाहिए। और क्या होता है जब हम प्रॉक्सी वोट लेते हैं, हाँ। तो प्रॉक्सी वोट का मतलब है कि कंपनी के डायरेक्टर ने किसी एक आदमी को अपॉइंट कर दिया। हाँ, अब वो प्रॉक्सी वोट जो दे रहा है वो कंपनी का सीए भी हो सकता है, वो कंपनी का लोडर भी हो सकता है, वो कंपनी का कुछ भी हो सकता है। तो सर उसको तो इस स्टेट के डिफिकल्टीज के बारे में या चीजों के बारे में पता नहीं ना। और सर वो इजीली मैनेजेबल है। आप समझ रहे हैं मैनेजेबल का मतलब क्या है मेरा? उसको कोई भी पक्ष, मतलब आप यहाँ पे सीधा सीधा एक, अगर वो कहा जाए कि सीधा सीधा आप एक तरह से आरोप साबित कर रहे हैं कि प्रॉक्सी वोट जो है वो मैनेजेबल का मतलब क्या हुआ? आप क्लियर कीजिए। ठीक है धीरज जी, अगर आप इसको मैनेज को खुल के सुनना चाहते हैं मैं बताता हूँ, उसे खरीदा या बेचा जा सकता है। ओके, तो ये बहुत। और दूसरी बात सर, मेरा एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मेरा एक आपसे सबमिशन हो रहा है कि यदि आप इतिहास उठा के देखेंगे कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन की वोटिंग का या पार्टिसिपेंट्स का, तो सर मैं आपको बिना बुक्स देखे, बिना सिस्टम, क्योंकि मैं सिस्टम का पार्ट नहीं हूँ, कभी भी देखेंगे वोटिंग जो होती है 30 से लेके 50% मैक्सिमम लोग आते हैं। अदरवाइज वोटिंग 30 से लेके 50% होती है। यदि इस ऑब्जेक्शन को हटा दिया जाए तो सर कोई भी व्यक्ति जो घर बैठा है और उसकी एफ कार्ड की रिस्ट्रिक्शन हट जाती है, तो कोई भी कंपनी अपने आदमी को जरूर भेजेगी, क्योंकि वो उसके पैसे भी दे रही है और उसकी एवज में उसकी आवाज भी वहां पहुंचेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सर ये क्यों किया गया है, इसके पीछे ध्येय क्या है, लेकिन जो मुझे नजर आता है उसका ध्येय सिर्फ एक है कि प्रॉक्सी वोट्स को मैनेज करके आप कंटिन्यू सत्ता में रहें और साथ के साथ जो एक्चुअल चीज है वो उभर के प्लेटफॉर्म पर ना आए। चलिए ठीक है। अच्छा चलिए दीपक जी, आपके समस्या का समाधान अभी तो नहीं हो सकता है। अब जो भी इलेक्ट होकर के जो 3 टीमें खड़ी हुई हैं, उस टीम का ही कोई ना कोई जो भी इलेक्ट होंगे वही इस चीज को लेके आ सकते हैं। तो मैं जनरली आपसे पूछना चाहता हूं दीपक जी, इस बार जो है आप किस टीम के साथ हैं या किसको सपोर्ट कर रहे हैं जो आपके इस समस्या का समाधान करे? जो बहुत से कस्टम ब्रोकर्स भाई हैं जिनको सच में अगर ये सुविधा मिलेगा तो सही में ये मुझे ऐसा लगता है कि सच में वोट परसेंटेज जो है कहीं ना कहीं बढ़ेगा। अगर जिस हिसाब से आप मुझे बताए हैं और जिस हिसाब से मैं चीजों को समझा हूं, मुझे भी लगता है कि वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, और अगर ये चीज हटे तो वोट परसेंटेज ये बढ़ सकता है। बिल्कुल सर जी। अब सर देखिए, ऐसे है कि आपने टीमों की बात की। हाँ, ये तीनों टीमें जो आप दिखा रहे हैं, तीनों टीमें मेरे दोस्तों की हैं। मेरे ही ट्रेड के मेरे फ्रेंड हैं। हो सकता है कि मेरा एक मित्र ए में होगा, दूसरा मित्र बी में होगा, तीसरा मित्र सी में होगा, मगर क्या है कि मेरी पर्टिकुलर टीम कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक टीम का सपोर्टर हूँ। अब उस टीम का सपोर्टर हूँ और आप समझते हैं कि अगर मैं किसी का सपोर्टर हूँ तो मैंने अपनी बात वहाँ भी कही होगी, मैंने उसके अपोजिशन में भी कही होगी, मैंने तीसरे फ्रेंड को भी कही होगी। मगर सर मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इन तीनों में से मेरी इस बात को सुनने वाला, मानने वाला या इसके ऊपर थोड़ा गौर करने वाला कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं, तो हम ट्राई करेंगे कि जो भी टीम जीतती है, देखिए ये भी भले के लिए है, ट्रेड के भले के लिए है, तो हम उस टीम पे उस टीम से हम स्पेशली बात करेंगे और इस मैटर पे भी हम चाहेंगे कि हाँ सब लोग साथ आए। अगर कुछ कमी है तो उसका भी उजागर हो, या अगर ये लागू होने वाला है तो लागू हो। तो जो भी टीम जीतेगी उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो है ये सेंसिटिव ट्रेड का मुद्दा है, इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और मैं आपको माफी चाहूंगा, बताइए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। ये मेरा पर्सनल पॉइंट तो है ही है, मगर ये पॉइंट जो बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर रहा है, मगर वो खुल के फ्रंट पे आके बोलने की हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो नहीं बोल पा रहे हैं, आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि वो भी आए, मुझे ज्वाइन करें, ताकि हम अपनी बात को स्ट्रांगली वहां पे रख पाए। और यदि ये नहीं भी हो पाता है तो मैं एक अपनी तरफ से अपनी एसोसिएशन, क्योंकि तीनों पार्टी में से कोई भी एसोसिएशन में आए, मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनको एक फ्री की एडवाइस देना चाहूंगा सर कि फिर इस डीसीबी का नाम बदल के आप दिल्ली एफ कार्ड्स एसोसिएशन कर लीजिए, ताकि इसका नाम डीएफसीए हो जाए, ताकि एटलीस्ट हमें रहे कि हम सिर्फ एफ कार्ड ही वोट करेगा और एफ कार्ड से ही मतलब, फिर हम एफ कार्ड से मतलब रखेंगे, फिर हम हमारे को इस एसोसिएशन से संबंध खत्म कर लेंगे, फिर हम उसमें कंसीडर नहीं करेंगे कि एसोसिएशन हमारे लिए है। जी जी, दैट्स इट, थैंक यू। चलिए थैंक यू। तो अभी आप सुन रहे थे दीपक चौधरी जी को, ये ऑलरेडी एक मेंबर हैं डीसीबीए के और पहले इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। तो दोस्तों इसी तरह हम जो अभी डीसीबी इलेक्शन 2022 का चल रहा है उसमें हम प्रकाश डालते रहेंगे और भी वीडियो आप तक आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।